हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 7 में आज हम लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं और जिन लोगों के पास बुक है वो लोग जल्द से बुक लेकर बैठ जाइए। जैसा कि आप देखते हो देख सकते हो यहाँ पे आपका टाइटल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आपको लैंड, सॉइल और वाटर आते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग को भी पढ़ना है। देखिए, कहता है कि हम सबको पता है कि अर्थ वी लिव ऑन द लैंड, यानी कि धरती पर जो है हम सभी भूमि पर रहते हैं और लैंड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको प्राकृतिक संसाधन है। ये जो है धरती का लगभग 30% हिस्सा घेरे हुए हैं। सॉरी, ये जो है आपको 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज इज नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन। देखिए, धरती का 30% हिस्सा जो है भूमि है, लेकिन भूमि का सारा एरिया जो है वो रहने के, आपको हैबिटेशन के लायक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पर जो है ये आपको उखड़ा हुआ है, कहीं आपके स्लोप्स है, ढलान एरिया है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर आपको तराई एरिया है, कहीं पे पानी ही पानी है, कहीं पर डिजर्ट एरिया है, ठीक है, कहीं पर घने जंगल है। जहाँ पर सिर्फ मैदान है या फिर जो नदी घाटी है, वही जो भूमि है वो खेती के लिए सही है और वहीं पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। यही कारण है कि ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। लैंड रिसोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि भूमि संसाधन के बारे में। धरती जो है वो आपको बड़ी ही अद्भुत प्लैनेट है सोलर सिस्टम की, और इसमें सारे वो फेवरेबल कंडीशंस है जो कि ह्यूमन के ग्रोथ के लिए और विकास के लिए ज़रूरी है, जानवरों के लिए भी। द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का जो आपको क्षेत्र है, जो सतह है, वो आपको भूमि में और वाटर में बटा हुआ है। लैंड जो है वो आपको लगभग 21% हिस्सा घेरता है पूरी भूमि का। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि भूमि जो है वो प्रकृति का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा है। ह्यूमन बींग्स जो है वो धरती पर रहते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को यहाँ से पूरा करते हैं। हम लोग धरती का इस्तेमाल जो है आपको खेती के अलावा और भी कई सारे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जानवर जो है इनका इनसे आपको चारा प्राप्त करते हैं, माइनिंग का काम या फिर जो है उद्योग धंधे सेटअप करने का काम, ये सब जो है हम लोग धरती पर ही करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि धरती का जो इस्तेमाल है वो डिपेंड करता है वहाँ के भौतिक और वहाँ के मानवीय अवयवों पर। इसमें जो है कई सारे आपके फीचर्स इंक्लूड होते हैं, कई सारे आपके जैसे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ का टेक्निकल लेवल, वहाँ के लोगों का स्किल, वहाँ का आपको लोगों का ऑक्यूपेशन, वो एरिया, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द इंटरप्ले ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स हैज डेवलप्ड मेनी टाइप्स ऑफ लैंड यूजेस, यानी कि आपको भूमि के उपयोग के कई सारे जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, स्वरूप अलग अलग उसके फीचर्स के हिसाब से हैं। वन कैन नोटिस दैट द स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि आप देख सकते हो कि जो आपको भूमि का ढलान होता है या फिर जो है आपको क्वालिटी लैंड जो वहाँ की मिट्टी का आपको क्वालिटी होती है, या वहाँ के रॉक्स या मिनरल्स का जो क्वालिटी होता है, या फिर वहाँ पे पानी की जो मौजूद मात्रा होती है, ये सब जो है आपको डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर लैंड का यूज किस क्षेत्र में होगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि इसके अलावा जो है आर्थिक और मानवीय फैक्टर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी भूमि की यूटिलाइजेशन के लिए। जो द लोकल एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रीजन ऑल्सो, यानी कि जो वहाँ का लोकेशन होता है, जो लोगों की वहाँ तक कितनी पहुँच बन पाती है, ये भी जो है लैंड यूटिलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। लैंड यूज़ कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड बाई कंस्ट्रक्शन, यानी कि लैंड यूज़ को और ज़्यादा हम लोग विस्तृत कर सकते हैं नए नए रोड्स वगैरह बनाकर या फिर रेलवेज़ वगैरह बनाकर पर्टिकुलर एरिया में। लैंड यूज़ इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाय अवेलेबल, यानी कि लैंड यूज़ को और ज़्यादा हम विस्तारित कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाकर, हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लगाकर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाकर। जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वो आपके स्मॉल स्केल के लिए जो है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है आपको बेहतर होते हैं। वहीं जो आपके लैंड होते हैं मैदानी एरिया के, वो जानवरों के चारा वगैरह के लिए, वेजिटेबल के कल्टीवेशन के लिए, ये सब के लिए जो है आपके महत्वपूर्ण होते हैं। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे फूड का सप्लाई भी जो है इन्हीं क्षेत्रों से होता है। तो इस तरीके से हम इसीलिए जो है इन क्षेत्रों को ट्रांसपोर्ट से या फिर बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े रखना चाहिए, ताकि जो है सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जो बड़े-बड़े आपके ट्रैक्स होते हैं, तराई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो है मलेरिया या फिर ब्रीडिंग at one time infested with malaria breeding mosquitoes. They were reclaimed after independence and are now, यानी कि जो आपके छोटे छोटे तराई क्षेत्र वगैरह थे ना, वहाँ पे पहले ऐसा था कि मलेरिया जैसे मच्छर फैलाने, मतलब मलेरिया जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का वो एक सेंटर बना हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद वहाँ पर काम हुआ और आज जो है वो समझिए तो खेती के लिए एक बहुत अच्छा जगह बन गया है, रिच रिसोर्स बन गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लिमिटेड एरिया को कैसे हम बेहतर रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
भारत में जो लैंड एरिया है उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो भारत में जो है लगभग आपको 330 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, जिसका यूज़ जो है हम लोग आपको किस क्षेत्र में कितना करते हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि टोटल जितना एरिया जिस पे बुआई की जाती है वो है 46%। ऐसा एरिया जिसको सिर्फ साल में एक ही बार बोया जाता है वो है 15%, जो कि आपको 15% है टोटल एरिया का। और 31% एरिया जिसके नेट सोन एरिया का 31% है। इसके अलावा होता है फॉरेस्टेड एरिया जिसमें जंगल लगा हुआ है वो 22.5% है। परमानेंट पास्चर्स जहाँ पर आपको दुख देने वाले जीव जानवर वगैरह पाले जाते हैं वो है आपको 4%। और जिसमें खेत या फिर फसल वगैरह उगाए जाते हैं वो 7%। या फिर जो आपको कल्टिवेटेड वेस्टलैंड है जो बंजर भूमि है जिनकी कृषि की जा रही है वो है 6.5%। और ऐसा भूमि जिस पे खेती नहीं की जा सकती है वो है 14%। भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और इसीलिए जो है यहाँ पर भूमि की ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि सारी इतनी बड़ी जनसंख्या के जो आपके भोजन की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको पूरा किया जा सके। सभी तरीके के लैंड को जो है द कल्टीवेशन ऑफ लैंड यानी कि जो आपको भूमि है वो उसका जो आपको उपजाऊ क्षमता होती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है उसको हम लोग देते हैं, यानी कि किस भूमि पर जो है खेती की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, ये किस पर डिपेंड करता है कि भूमि जो है कितनी उपजाऊ है। वहाँ का जो भूमिगत जो रिलीफ है यानी कि जो जोग्राफिकल वहाँ का जो आपको क्षेत्र है वो कैसा है, कहने का मतलब ऊबड़ खाबड़ कोई ज़मीन होती है, कोई स्लॉपी एरिया होता है, कोई माउंटेनियस एरिया होता है, वो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है और वहाँ के लोगों की ज़रूरत कैसी है, इस पर जो है कृषि डिपेंड करता है। द टोटल लैंड रिसोर्स इन कंट्री यानी कि जो आपको भारत में टोटल लैंड है वो तो सीमित है, लेकिन डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसीलिए आज ज़रूरी हो गया है कि लैंड का जो है प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। और उसको इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले तो हम लोगों को इस डेज़र्ट एरिया को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा ताकि वो भी जो है कृषि योग्य भूमि बन सके। इसके अलावा जो है कृषि के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। भूमि के संरक्षण के लिए या फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। और जो क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा देनी होगी। इसके अलावा जो है हम लोग को मैन्यूर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को भी बढ़ाना चाहिए। अब आता है हम लोग का सोil रिसोर्स जो है बोलता है क्या कि ये सोइल कैसे बनता है, तो जब हमारे रॉक्स जो हैं हज़ारों साल उनको लगता है, हवा पानी उन पर पड़ता है, उन पे बर्फ़ के टुकड़े पड़ते हैं, तेज़ी से उन पे तूफ़ान वगैरह का जो असर होता है, उनसे जो है टूट कर जो है मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग इन सब से गुज़र कर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन सब से एसिड रेन इन सब के अटैक से झेलते हुए जो है हज़ारों सैकड़ों साल में जो है आपको रॉक से मिट्टी बनता है, ठीक है? तो मेन इंक्लूडिंग एनिमल्स हैव डिपेंड, और इस मिट्टी पर जो है इंसान के साथ-साथ जानवर भी डिपेंड करते हैं। अपने जो है सतत विकास के लिए, अपने फार्मिंग वगैरह के लिए। बोलता है क्या कि वाइल अर्ली फार्मिंग यानी कि पहले जो खेती था वो आपको डिपेंड करता था बिल्कुल फर्टिलिटी पर, यानी कि मिट्टी उपजाऊ है इसी पर डिपेंड करता था, लेकिन मॉडर्न आज जो खेती होती है उसमें जो है केमिकल मैन्योर्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी जो है पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी तरीके की हैं पाई जाती हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो आपको हिमालय के पहाड़ मैदानी एरिया है, जो जिसमें गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी के जो हैं आपके ट्रिब्यूटरीज़ ये सारे, और इनके ट्रिब्यूटरीज़ नदी के तट पर जो बसे हुए क्षेत्र हैं वो जो हैं नॉर्दर्न प्लेन कहे जाते हैं। अबाउट 40% ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया यानी कि भारत का लगभग 40% जो हिस्सा है उसमें जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और ये जो है आपको गुजरात और डेल्टा के द प्लेन्स ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात का जो मैदानी एरिया है, या फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का जो आपको डेल्टा है, ये सब के सब जो है जलोढ़ मिट्टी से ही ढके हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो एक्चुअली में बालू, गाद और क्ले का यानी मिट्टी का मिश्रण होता है। प्रोपोर्शन एंड ग्रेन साइज वेरीज ओवर यानी कि इसकी मिट्टी का जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो हर जगह अलग अलग पाया जाता है। नियर द फुट ऑफ माउंटेन्स यानी कि अगर पहाड़ी एरिया में चल जाएगा तो वहाँ पर जो है इसके मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज बड़ा मिलेगा। द एसोमेलेबियल सोइल कंटेन ग्रेनुअल्स यानी कि कुछ जलोढ़ मिट्टी होती है जिनमें जो है आपको कंकड़ भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो मिट्टी होती है इसको हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं, और ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ज़्यादातर जो आपको जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन बेयरिंग क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है ये आपको
आपको बेहतर मिट्टी मानी जाती है। कुछ जगहों पर देयर आर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स, यानी कि कहीं ऐसे-ऐसे मैदान हैं जहाँ पर मतलब इतनी खेती की जाती है जो कि कंट्री का आधा पेट भरने, मतलब आधा जनसंख्या का पेट भरने के लिए वही क्षेत्र पर पूरा-पूरा वो डिपेंड है। एट सम प्लेसेस, कहीं-कहीं पर ऐसा भी है कि आपको मिट्टी जो है वो क्षारीय है, तो यहाँ पर जो है आपको क्रॉपिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है, वहाँ पे खेती इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इन्हीं सारे क्षेत्रों को हम लोगों को रिसर्च करके और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करवाने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, उन अल्कलाइन सॉइल्स को के जो क्षारीय क्षमता है, जो अल्कलिनिटी है, उसको कम कर सकें, और इसके अलावा जो है बारिश के कमी में भी जो है हम लोग खेती वहाँ पर कर सकें, और सारे क्षेत्रों में भी बारिश की कमी में खेती कर सकें। अब आता है लेयर्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल जो होते हैं वो आपको मुख्यतः 4 लेयर्स होते हैं। उसके सबसे पहला होता है टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद पैरेंट रॉक, उसके बाद बेड रॉक। जो टॉप सॉइल होता है उसको हम लोग ए होराइज़न कहते हैं, इसमें ह्यूमस पाया जाता है। और ये जो होता है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों को उगने में मदद करते हैं। सबसॉइल जो होता है वो ह्यूमस के नीचे वाला एरिया होता है, जिसमें छोटे-छोटे आपके कंकड़-पत्थर पाए जाते हैं। इनमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कुछ आयरन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो है रेन वाटर कलेक्ट होता है। पैरेंट रॉक जो होता है वो 3 नंबर पे होता है, बी हॉरिज़ॉन के नीचे, इसको सी हॉरिज़ॉन भी बोला जाता है, और इसमें जो है छोटे-छोटे कंकड़, मतलब कंकड़ के टुकड़े थोड़े से बी रॉक से बड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है वेदर रॉक पाए जाते हैं, जिन पर जो कि आपको मिट्टी बनने के प्रोसेस में होते हैं। इसके बाद आता है बेड रॉक, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, और ये जो होता है आपको पैरेंट रॉक के नीचे पाया जाता है, और ये जो होते हैं अनवेदर्ड रॉक होते हैं, मतलब कि ये जो है अभी सॉइल बनने के प्रोसेस में भी नहीं आए हैं। अब आता है सॉइल प्रॉब्लम। भारत में जो है सॉइल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इरोज़न है सबसे पहले, मिट्टी का कटाव। क्या होता है कि टॉप सॉइल जब आपको किसी भी नेचुरल या फिर आपको मानवीय कारण की वजह से फ्लो हो जाता है, तो उसको हम लोग सॉइल इरोज़न कहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि यहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी जो है वो कम है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके जो है हम यहाँ के फार्मिंग को और ज़्यादा इनरिच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो भी हर तरीके से अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इरिगेशन, यानी कि ज़्यादा जब हम लोग किसी मिट्टी की सिंचाई कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, मिट्टी आपको बह जाता है, या फिर उपजाऊ मिट्टी की जो परत होती है वो आपको हट जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी की फर्टिलिटी पर और बुरा असर पड़ता है। दूसरा है अनप्लान्ड यूज़, यानी कि जो मिट्टी है हमारे यहाँ पे मौजूद है, उसका हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनप्लान्ड है, यानी कि कहीं से भी कितना भी मिट्टी कोई भी इंडस्ट्री उठा रहा है, कितनी भी आपको हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही है, कितना भी मिट्टी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कोई उसका जायज़ा नहीं लेता है। तो इस तरीके से मिट्टी का दोहन होता है, और मिट्टी की जो क्षमता होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, आपको इनको बचाएँ। कंबाइंड विद वैराइटीज़ ऑफ क्लाइमेट्स, दिस एडवांटेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड, यानी कि मिट्टी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है? ठीक है। और किसी क्रॉप के लिए जो है कोई मिट्टी होती है जो स्पेशली बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए चाहिए कि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, मिट्टी जो है ख़राब ना की जा सके, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपको फ्रेश फ्रूट, बासमती चावल, सीरियल्स, ये सब जो है हम लोगों को प्रॉपर मात्रा में फ्यूचर में भी सफिशिएंटली सप्लाई होते रहे, इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की। इसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में है सबसे पहले आपको रेन। देखिए, रेन जो है वो आपको प्रेसिपिटेशन और इसके फॉर्म्स सबसे पहले इसमें दिया हुआ है। वाटर वेपर, चूँकि आपको पता है कि क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपको कंस्टिट्यूएंट होता है एटमॉस्फेयर का। इवेपोरेशन जो होता है, इससे वाटर वेपर ऊपर उठता है, और फिर जो है कंडेंसेशन होता है उसी इवेपोरेशन का, और उसी के कारण जो है बूंदाबांदी होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि जो छोटे-छोटे आपके बारिश आपके, या फिर ओस का गिरना, या छोटे-छोटे आपके ओले वगैरह का गिरना, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते होंगे। आपको ऐसे एरिया में ज़्यादा बूंदाबांदी देखने को मिलती है जो कि आपको ज़्यादा ह्यूमिड होते, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे वेपर कंटेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन ज़्यादा होगा और बारिश भी ज़्यादा होगी। जो आपको एयर करंट होता है, जब वो ऊपर उठने लगता है इक्वेटोरियल ज़ोन में, उसी कारण जो है भारी बूंदाबांदी देखने के लिए मिलती है। जैसे-जैसे जो है हवा ऊपर उठती है, द मॉइस्चर लैडन एयर गोज़ कूलर एंड अंडरगोज़ कंडेंसेशन, यानी कि जो आपको नम हवा होती है, वो ठंडी होने लगती है और उसका संघनन होने लगता है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रेसिपिटेशन, यानी कि बूंदाबांदी देखने के लिए मिलती है। ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ये क्या करता है, हवा के साथ हवा जब ऊपर उठती है तो माउंटेन रेंजेस से भी टकराती है, जिससे कि आपको द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इज प्राइमरली कंसर्न टू द ह्यूमन बीइंग एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स डोमेस्टिक नीड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसी जगह का पानी कितना अच्छा है या कितना शुद्ध है, ये जो है पूरी तरीके से डिपेंड करता है वहाँ के ह्यूमन बींग्स पर, क्योंकि वही इसका इस्तेमाल करते हैं अपने
शारीरिक या फिर आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ थे हम लोग? देखिए, तो बोलता है क्या कि हम लोगों को जो है हुँ। हम लोगों को जो है कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को फ्रेश वाटर का रिसोर्स जो है बनाए रखना चाहिए धरती पर, ताकि जो है हम लोग कभी भी आपको सूखे वगैरह का सामना नहीं करें। और पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है, वो सीज़न टू सीज़न वेरी भी करती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ जब बारिश होगा तो पानी अबंडेंट मात्रा में पाया जाएगा, और बारिश नहीं होगा तो वहाँ पे सूखा भी पड़ सकता है, जिसके लिए पानी का इस्तेमाल जो है बचा कर करना चाहिए। इसके बाद आता है रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, उनको हम लोग हाई रेनफॉल वाले एरिया कहते हैं। इनमें आते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ऐसे क्षेत्र जिनमें जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ये जो होते हैं आपके नम रहते हैं हमेशा, बादल घिरे हुए रहते हैं यहाँ पर, और लगभग हर साल, मतलब साल के हर एक महीने में जो है यहाँ पर बारिश होती है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इस तरीके के बारिश का अनुभव करते हैं। इसके बाद आता है वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ मिडल लैटिट्यूड इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यूरोप के पश्चिमी भाग और नॉर्थ अमेरिका के कुछ भाग में जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है वहाँ पर जो है आपको साइक्लोनिक रेनफॉल देखने के लिए मिलता है, चक्रवातीय तूफान जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हवा जो है काफ़ी ज़्यादा आपको भयानक रूप ले लेती है, और उसी के साथ बारिश आता है, और वो जो है चक्रवात का रूप धारण किए हुए रहता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही भी होती है। मानसून, अब हम बात करें साउथ एशिया के मानसून रीजन्स की, तो वहाँ पर जो है आपको हिंद महासागर से हवाएँ उठती हुई आती हैं, जो कि आपको मानसूनी हवाएँ भी जिनको हम लोग कहते हैं। और यही जो है माउंटेन्स के स्लोप से होती हुई क्या करती हैं, हमारे देश में भी बारिश इन्हीं हवाओं की वजह से होता है, मानसूनी हवाओं की वजह से। और ये बूंदाबांदी लेते हुए अपने साथ आती हैं, जो कि आपको पर्वतों से टकराती हैं, और उस एरिया में जाने के बाद ना आपको वाटर वेपर ठंडा भी होता है, जिसके कारण कंडेंसेशन होता है, और बूंदाबांदी देखने के लिए मिलती है। रेन इज़ कॉज्ड व्हेन, यानी कि वही चीज़ बता रहा है कि बारिश कब होती है, जब आपको नमी से लदी हुई हवा जो है वो आपको ऊपर उठती है माउंटेन्स और हिल्स की तरफ, और वहाँ जाकर ठंडी होती है, और ठंडी होने के साथ जो है वो आपको कंडेंस होती है, मतलब कि उनका संघनन होता है, और वो आपको भारी होकर नीचे गिरने लगती है। स्नो जो होता है, जब वाटर वेपर आपको वाटर वेपर जो होता है छोटे-छोटे क्राइस्टल्स में बदलता है, और वही क्राइस्टल्स जो हैं वो एक साथ कंबाइन होकर स्नोफ्लेक्स का निर्माण करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, तो वहाँ पर वही पानी जमकर स्नोफ्लेक्स का रूप ले लेते हैं, और नीचे जो है वो आपको ओले के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। फॉग जो होता है वो तब होता है जब आपको आस-पास बहुत ज़्यादा ठंड हो, और वहीं पर जो है पानी जो है वो आपको हवा में ही जमना शुरू हो जाए, तो वो जो है फॉग का रूप ले लेता है। जैसे कि हम लोग अपने ठंडा के मौसम में देखते हो ना आप लोग, धुंध चारों तरफ कोहरा छाया हुआ रहता है, तो वो इसी का एग्ज़ाम्पल है। अब आता है हम लोग का मैनेजिंग आवर वाटर रिसोर्सेज, यानी अपने जल संसाधनों को हम मैनेज कैसे करें, कैसे उनका इस्तेमाल करें। तो बोलता है क्या कि जो फ्लड और फेमाइन है, वो जो है काफ़ी फ्लड और फेमाइन का मतलब कि बाढ़ या फिर सूखा, ये हमारे देश के काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। ज़्यादातर जो नदियां हैं हमारे देश की, वो अलग अलग राज्यों में बटी हुई हैं, इसीलिए किसी एक स्टेट का ये आपके हाथ में नहीं है कि वो अकेले किसी प्रॉब्लम को हैंडल करें। जो रेन फॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। नदियाँ भी जो है वो हर जगह समान मात्रा में पानी नहीं पहुँचाती हैं। तो ये जो हमारा सीजन्स भी हर राज्य में अलग अलग होते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम वन रीजन टू दोज़, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पानी पहुँच रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, वहाँ से पानी को मोड़कर ऐसे जगहों पर पहुँचाना जहाँ पर पानी की आवश्यकता है। इसको हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा कर सकते हैं, और कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। फ्लड को कंट्रोल करना या फिर इरिगेट करना कृषि योग्य भूमि को, ये सब जो है इस प्लान में शामिल होना चाहिए, और इसके लिए ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, क्योंकि हमारे जो नदियों का पानी है वो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। किसी सीज़न में देखिएगा कि पानी जो है बिल्कुल सूख जाता है, और किसी सीज़न में देखिएगा कि बाढ़ ही आ जाता है। तो ये ज़रूरी है उसके पानी के प्रॉपर प्लानिंग करना। जो आपको हमारा लैंड एरिया है वो भी अनइवन है, मतलब कि हर जगह एक जैसा भूमि नहीं है। रिसोर्सेज़ भी जो है वो हर जगह नहीं है, कहीं पर विकसित है, कहीं पर उनका बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा हमारे देश में गरीबी भी है, लोगों का इग्नोरेंस भी है, लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हिमालय की जो भी नदियाँ हैं वो आपको पानी का लगातार सोर्स बनी हुई हैं हमारे देश में आज भी, लेकिन फिर भी जो है उनको भी इन्हांस करने की और ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा जो है बोलता है कि आपको इन अपर कोर्स द रिवर कैस्केड फ्रॉम वाटरफॉल्स, यानी कि जो ऊपर एरिया होता है, जो ऊपरी क्षेत्र में जो आपके शहर वगैरह स्थित हैं, वहाँ पर कई सारे जलप्रपात मौजूद हैं, जो कि आपको
हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, जिनको हम लोग वाटर पावर भी कहते हैं, उसका भी सोर्स बन सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपको पेनिनसुलर इंडिया है, वो आपको मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं पर डिपेंड करता है अपने ड्राई सीजन में वाटर के परिपूर्ति के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे जो है आपको विकास हो सके पूरी तरीके से, जितने भी जल संसाधन है उनका, और उनका अच्छा से अच्छा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए कई सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, या इरिगेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए, या जल विद्युत पैदा करने के लिए, या फिर पीने का पानी पहुँचाने के लिए सब किसी को, या फिर जो है नेविगेशन को इनकरेज करने के लिए। इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। एक डैम को बनाया जाता है नदी के ऊपर इसके अंतर्गत, और इससे जो है फ्लड भी कंट्रोल होता है, कई सारे लोगों को आपको काम भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। लेकिन इसमें कई सारे तरीके के पेड़ को काटना पड़ता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। भारत में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को जो है कहा जा रहा है कि ये जो है मॉडर्न भारत के टेम्पल्स है, ये जो डैम्स हैं, क्योंकि इनसे ये जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली हेल्पफुल होते हैं। अब आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं, वो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। भारत का पहला है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में बना हुआ है। ये जो है आपको तिलैया, ठीक है, तिलैया डैम भी इसको, द मेन डैम्स आर, इसके अंतर्गत बनने वाले जो डैम्स है वो है तिलैया बारापुर नदी पर। इसके बाद मैथोन है, जो कि आपको बारापुर नदी पर बनने वाला है। इसके बाद पंचेत हिल बना हुआ है, एक्चुअली बनने वाला नहीं है। पंचेत हिल जो है वो दामोदर नदी पर, और दुर्गापुर बैरेज भी जो है दुर्गापुर बैरेज पर भी जो है बनने वाला है ये डैम। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो आपको होंगे नहीं, एक्चुअली हैं ही, ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये सारे जो हैं आपके फ्लड को कंट्रोल करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था लाते हैं, और इसके अलावा जो है खनिज का भी विकास करते हैं। देश आसपास के एरिया में रोजगार के भी अवसर लेके आते हैं, विकास का अवसर लेके आते हैं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी पर बेस्ड है। ये जो है आपको भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, जो कि जिससे कई सारे नहर निकले हुए हैं, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई सारे एरियाज जो हैं वो इस भाखड़ा डैम के कैनल्स के द्वारा सिंचित होते हैं। ये जो है लगभग 80 किलोमीटर लंबा बांध है। इसके बाद है हीराकुड प्रोजेक्ट, ये जो है महानदी के ऊपर बना हुआ है, और ये जो है आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ की परिपूर्ति करता है उड़ीसा में। उसके बाद है बीज प्रोजेक्ट, जो कि पंजाब में है, और ये जो है पौंग डैम है। ऐसे कई सारे कैनल्स निकले हुए हैं, बीज और सतलज नदी के ऊपर ये बना हुआ है। कोसी प्रोजेक्ट जो है वो बिहार में है, ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया है, और ये जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी, यानी कि सिंचाई के साधन भी बना हुआ है। ये जो है आपको नेपाल में भी हेल्पफुल है। इसके बाद है रिहंद वैली प्रोजेक्ट, ये जो है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी के ऊपर है, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। डॉक्टर जीबी पंत सागर जो थे वो आपको द जीबी पंत सागर, सॉरी, द जीबी पंत सागर जो है वो आपको सोन नदी का सहायक एक नदी है। जीबी पंत सागर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड, ये एक्चुअली जीबी पंत सागर जो है सोन नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर है, ठीक है। ये जो है आपको क्या करता है, सिंचाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं राज्य में, उनको सुदृढ़ बनाने का काम करता है, और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लोट होने से बचाता है। इसके अलावा है चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, और ये जो है इरिगेशन के लिए मुख्यतः बनाया गया है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, और आपको सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी है। इसके बाद नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। इसमें 2 कैनल निकले हुए हैं, जवाहर कैनल और लाल बहादुर कैनल, जो कि आपको दोनों साइड इसके बने हुए हैं। 2 पावर हाउसेस भी जो हैं इसके दोनों तरफ बने हुए हैं। इसके बाद है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। तो दिस विल बी द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि आपको दुनिया के सबसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है ये शामिल है। एंड मीडियम एंड माइनर डैम्स ऑन द रिवर्स, यानी कि ये जो है कई सारे छोटे-छोटे और कई सारे मध्य और छोटे-छोटे डैम्स और सहायक नदियों के एक साथ जोड़कर बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है। सम एनवायरमेंटलिस्ट, कुछ जो है आपके पर्यावरणविद हैं, जो कि पर्यावरण के प्रति सोचते हैं, वे लोग जो हैं इसके खिलाफ भी हैं। लगभग 1000 छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स को मिलाकर जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे देश में वाटर रिसोर्सेज को लेकर। अब है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बिग डैम वर्सेस स्मॉल डैम्स, यानी कि बड़े बांध और छोटे बांध। तो देखिए बोलते हैं क्या कि जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है पहले ही बताया आपको कि क्या कहा जाता है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। जो बड़े-बड़े डैम्स हैं वो आज एक विवाद का भी कारण बन गए हैं, क्योंकि इनसे आपको मैंने बताया कि कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। गाँव जो होते हैं उन्हीं में बनाया जाता है, तो आस-पास के गाँवों से लोगों को आपको हटाना पड़ता है। तो एक तरीके से जो है उनके पास आवास की समस्या आ जाती है। इसके अलावा जो है आपके ये डैम्स जो होते हैं वो प्रकृति का भी दोहन करते हैं, और इसके कारण जो है कई सारे आपके बैड इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं, जिसका खामियाज़ा लोगों को भुगतना पड़ता है आफ्टर लॉन्ग टर्म। तो इसके लिए भी जो है कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में ये छोटे-छोटे जो है इसके ड्रॉबैक्स हैं, जिसके कारण जो है इसके अलावा इनको बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन की भी आवश्यकता होती है। कुछ-कुछ केसेस में तो आपको डैम के खर्च बहुत ही ज़्यादा आपके हाई हो जाते हैं। द प्रोस्पोर्ड डैम में बी the proposed dam may be in an area that is in seismic zone, यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डैम होता है वो सिस्मिक ज़ोन में बनाया जाता है। सिस्मिक ज़ोन ऐसा ज़ोन होता है जो कि आपको अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, जहाँ पे भूकंप वगैरह का डर होता है। तो ऐसे जगहों पर डैम बना ले देने से जो है और ज़्यादा उस क्षेत्र में तबाही होने का खतरा रहता है, क्योंकि डैम से पानी निकलेगा तो आस-पास के एरिया में फैलेगा और बिल्कुल मतलब सुनामी वाला कहर ला देगा। द नर्मदा एंड टेहरी प्रोजेक्ट, इनमें से जो है नर्मदा और टेहरी जो आपको योजनाएँ हैं, परियोजनाएँ, ये इसी के कारण विवाद में घिरी हुई हैं। तब भी जो है कई सारे बड़े-बड़े डैम्स का निर्माण आज भी चल रहा है, और लाइफ़ के लिए कई सारे एस्पेक्ट्स में ये सही भी साबित होती हैं, क्योंकि लोगों को इनसे रोज़गार मिलता है। पानी को जो है स्टोर करने की इनमें कैपेसिटी होती है, जिसके कारण जो है इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, और राष्ट्र हित के लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा वनस्पति के लिए या राष्ट्र हित के लिए काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी होती है, भले ये वनस्पति या जीव-जंतु के लिए उतना हो या फिर नहीं हो। द पुअरेस्ट पीपल शुड बी द फर्स्ट टू बेनिफिट, लेकिन सरकार को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, उनको इन सारे प्रोजेक्ट से सबसे पहले फ़ायदा हो, क्योंकि उन्हीं लोगों को सबसे पहले इनके कारण कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब जिनके पास बुक है वो लोग इसका एक्सरसाइज़ कर लें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा था। देखते हैं हम लोग। बोलता है व्हाट इज़ विदिन द सोर्स और व्हाट इज़ विदिन द सोर्स एज एनर्जी। सन की आगे टिक मान लीजिए, एनर्जी का सोर्स वही है। फ्रूट ग्रो किस एरिया में फ्रूट अच्छा ग्रो करते हैं, दोनों में, बोथ पे टिक मार लीजिए। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन रीजन हैवी रेनफॉल रीजन में मान लीजिए टिक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव ए जो आपके सदाबहार वन है वो क्या होते हैं, तो वो थिन ग्रोथ ऑफ ट्रीज होता है। ए वाले में टिक मान लीजिए। थिन का THIN ही होता है वर्ड, इसमें मिसप्रिंट है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स है। बोलते हैं फॉरेस्ट ग्रो वेल, किस जगह पे फॉरेस्ट अच्छा ग्रो करते हैं, तो हॉट एंड ह्यूमिड भर लीजिएगा, हॉट एंड ह्यूमिड। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग और भी क्या कहते हैं, तो इनको जो है हम लोग आपको सदाबहार वन भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। और भी अगर कोई नाम होगा तो उसको हम चैप्टर में से देख के और आप लोग को नोट्स में भिजवा देंगे। इसके अलावा आता है प्लांट्स मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये तो आपको पता ही होगा प्लांट्स किस प्रोसेस से फूड बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। और क्या-क्या ज़रूरी है पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, 3-4 चीज़ इसमें भरना है। टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉल्यूशन, किन-किन चीज़ों को, तो लैंड, वाटर, एयर एंड सॉइल। लैंड, वाटर एंड soil need to be protected from pollution। चलिए ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं हम। ट्रू फॉल्स में बोले सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं, इसको फॉल्स कर लीजिए। सन इज़ नॉट ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ट्रू कर लीजिए, सही है। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, नहीं, इसको फॉल्स कर लीजिए। कॉनिफेरस ट्रीज आर टॉल फ्री, हाँ ये भी सही है, ट्रू कर लीजिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, नहीं, इसको फॉल्स कर लीजिए। आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही, बहुत लंबा चैप्टर था। आप लोग इसको पढ़िए, इसका सारे एक्सरसाइज बनाइए, जिनके पास बुक है वो लोग बुक से बनाइए, नहीं है वो लोग जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करके बनाइए। थैंक यू वेरी मच।